नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। चीन सीमा पर बार बार विवाद क्यों कर रहा है और इसके पीछे चीन की क्या मंशा है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र कुमार जी के बारे में पहले आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं और पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि अभी एक ब्रेकिंग आ रही है कि पूरे देश में एडीएस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है, तो क्या इसके क्या मायने निकाले जाएं? पहली बात कि ये एक असाधारण स्थिति है और इस स्थिति में जैसे हमेशा से मैं कहते आया हूं कि चाहे मीडिया हो या नेशनल सिक्योरिटी के लोग हों या सिविल सोसाइटी के लोग हों या पॉलिटिक्स के लोग हों, सभी को पहली बात कि संभाल के बातचीत करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत ही क्लियर इंडिकेटर है कि चाइना अगर हमें बुली करना चाहता है तो देश उनसे बुली होने वाला नहीं है। वो हमें अगर भयभीत करना चाहते हैं तो वो होने वाला नहीं है। ये देश का रिजॉल्व जो है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है अपनी सीमाओं का और अपने आत्मसम्मान का, उसकी सुरक्षा के लिए राष्ट्र की दृढ़ इच्छा शक्ति को ये का परिचय देता है। बहुत ही कड़ा रिस्पॉन्स है। सर, इसके साथ ही एक और भी है कि 12 सुखोई और 21 मिग 29 ये परचेज किया गया है रसिया से इमरजेंसी बेसिस पे। तो क्या लग रहा है क्या कि भारत जो है वो पूरी तैयारी कर रही है? निश्चित रूप से अगर चीन का अगर हम देखें, ट्रैक रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा नहीं रहा है। वो अपने किसी वायदे को पूरा नहीं करते हैं। चीन में जो डिसेप्शन किया है, ये इसकी बहुत पुरानी परंपरा है कि जो उनके सम्राट रहे हैं, जो उनके राजा रहे हैं हमेशा से, वो हमेशा डिसेप्शन में विश्वास करते हैं कि गले मिलने के बहाने चाकू भोंकने का पीछे उनका पुराना एक उनके डीएनए का एक हिस्सा है। तो उनके किसी भी बात पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरा, वो हमेशा जो है अपना एक एक्सपेंशनिज्म में बिलीव करते रहे हैं और अभी हाल के कुछ वर्षों में उनको किसी ने रोका नहीं है। तो देखिए, वो भारत पे जानबूझ के जो भी परेशानी थोपना चाहते हैं। मुझे तो इस खबर के बारे में पता नहीं है। अगर ये खबर सही है तो ये यही परिचय देता है कि हमारी सरकार पूरी दृढ़ता से कुछ भी क्यों ना हो इन दोनों चीजों की रक्षा करेगी। वो है हमारे देश का आत्मसम्मान और दूसरी है देश की सीमाएं। सर, चीन बार बार सीमा पर इस तरह से विवाद क्यों उत्पन्न कर रहा है? देखिए, चीन पीछे की मंशा चीन की, देखिए, पहले भी मैंने कहा है कि हम जो है अपने देश के बाहर की वास्तविकताओं को ध्यान से देखते नहीं रहे हैं। ये चीन बार बार नहीं कर रहा। चीन, देखिए, चीन का डीएनए कुछ और है। चीन का डीएनए ही है कि किसी तरीके से एक्सपैंड करते रहना। चीन 2 नदियों के बीच में एक छोटी सी सभ्यता हुआ करता था, यांगजे और येलो रिवर, वहां से वो शुरू करता है और धीरे धीरे एक्सपैंड करते जाता है। क्यों? क्योंकि चीन में हमेशा से एक ओपेक अथॉरिटेरियन सरकार हमेशा से सदियों से रही है। और कम्युनिज्म आने के बाद भी, पहले भी मैंने कहा कि चीन में के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो सम्राट की तरह है। और जो सम्राट होते हैं उनका एक ही तरीका है कि भीतर में वर्चस्व बनाए रखने के लिए बहुत एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाए रखना। तो आपने कई बार हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि साउथ चाइना सी में जैसे उन्होंने पूरे जोरों से अपना एक्सपेंशन कर लिया और करके कब्जा कर लिया, किसी ने उनका विरोध नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में ऐसी है कि जो नाटो की शक्तियां हैं, अमेरिका की जो वर्तमान लीडरशिप है, वो भी दुनिया से धीरे धीरे विड्रॉ कर रही है। वो बहुत जगह फैले हुए हैं और चीन ने धीरे धीरे कंसोलिडेट करके पूरे एशिया में और अफ्रीका तक में अपना फुटप्रिंट बना लिया है। तो इसके बाद जो है उनके एक सम्राट होने की वजह से उनकी क्या इच्छा है कि भारत जो है एक पोटेंशियल राइवल है, एक पोटेंशियल राइवल को बिल्कुल आगे नहीं आने देना है। तो उस वजह से वो चाहते नहीं है कि भारत किसी तरीके से आए और सारी दुनिया को मैसेज दिखाना चाहते हैं कि वो सबसे शक्तिशाली है। तो मैं इस पे नहीं जाता हूं। जो हमने कई बार आपसे कहा है कि चीन के डीएनए में है एक्सपेंशनिज्म, चीन के डीएनए में है डिसेप्शन। गलती वहां नहीं है, गलती इस जगह पे हुई है कि हम उनको हमने इतना अलाउ किया या अपने डेवलपमेंट को इतना ठीक से नहीं किया कि उनमें हमें एसिमेट्री बढ़ गई है। इस वजह से उनकी ये हिम्मत हो गई है। लेकिन देखिए, सब कुछ होने के बावजूद चीन बहुत अनपॉपुलर है। वो समझता है कि वो बहुत शक्तिशाली है और सारे जगह से साउथ चाइना सी में जाके उसने मनमानी कर ली, किसी ने कुछ बोला नहीं, तो उसको लगता है कि भारत के आस पास भी आके मनमानी कर लेगा। तो जो भी हो, जो भी इसका नतीजा हो,
भारत की तरफ से, अभी हमारी सरकार की तरफ से जो कुछ भी आ रहा है संकेत, उस संकेत में यही क्लियर है कि भारत जो है बड़े मजबूती से और जो भी कुछ कीमत क्यों ना हो उस करते हुए अपने आप को तैयार रखे हुए है करने के लिए। वर्तमान हालात में जो भी हो सकता है उसके लिए भारत हमें तैयार नजर आता है। सर, एक सवाल है कि पीछे हटने के बाद बार बार इस तरह से चीन हरकत क्यों कर रहा है कि इसके पहले देखा गया कि चीन 2.5 किलोमीटर पीछे हट गया और उसके कुछ ही दिन बाद, यानी 1 से 2 दिन के बाद ही इस तरह की घटना घटती है। तो आप क्या मानते हैं कि इसके पीछे क्या मंशा है कि बार बार इस तरह से पीछे हटना और फिर कुछ ना कुछ वहां पर सीमा पर विवाद उत्पन्न करना? देखिए, मैं इन छोटी छोटी घटनाओं पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैंने पहले भी जिक्र किया कि हाल के दिनों की मैं बात कर रहा हूं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो एसिमेट्री हम में और चीन में बढ़ गई है वो एक तो चिंता की बात है। और चीन के नेताओं की जो मानसिकता है और खास करके करंट लीडरशिप की जो मानसिकता है, उनको लगता है कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली ताकत बन गए हैं और उनको दुनिया को दिखाना है कि वो सबसे शक्तिशाली हैं। अमेरिका मजबूत होते हुए भी बहुत मजबूत नहीं है, वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका पूरे दुनिया में फैला हुआ है, कई जगह उनकी डोमिनेंस बढ़ गई है। एक तो ये बात है। दूसरा, चीन ने कभी किसी दुनिया के नियम कानून कायदे कमिटमेंट को कभी नहीं माना है। आप देखें कि उनका फिलीपीन से विवाद था और यूएन क्लॉज जो है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज करके है एक संस्था, उनके पास जो है ये डिस्प्यूट गया। जब उसने इनके खिलाफ किया दिया, फट से उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। देखिए, ये कहीं किसी नियम को नहीं मानना चाहते और वजह यह है कि चीन की जो वर्तमान लीडरशिप है वो अपना वर्चस्व चीन के भीतर बनाए रखना चाहती है और उस वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने भीतर ये संकेत दे कि वो बहुत शक्तिशाली है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो राष्ट्रवाद का जो भी कहे एक मैसेज देना चाहते हैं, नेशनल जिंगोइज्म पैदा करना चाहते हैं अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए। ये बात एक्सपेक्टेड थी। जो भी ठीक से जान रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उन सबको पता था कि चीन ऐसा ही करता है और ऐसे ही उससे उम्मीद की जाती है। जब जोरों से रिबफ किया जाएगा, उसको पता चलेगा कि कुछ नहीं होना है, तभी वो पीछे हटेंगे। उनको अदरवाइज जरा भी गुंजाइश मिलेगी वो ऐसा काम करेंगे ही करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि अभी चीन के जो मिलिट्री लीडरशिप जो है उसमें कोई सज्जन है जो अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, वो किसी तरीके से पॉलिट ब्यूरो में आना चाहते हैं और उसलिए वो ज्यादा अग्रेशन कर रहे हैं। ये हो सकता है कि ये एक ट्रिगर पॉइंट हो, लेकिन जो कुछ भी चीन कर रहा है उसके डीएनए का हिस्सा है ये। सर, पीएम मोदी ने जो कहा कि भारत शांति चाहता है और अगर उकसाया जाएगा तो हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम हैं, प्रधानमंत्री के इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इस बयान से सभी लोगों को एक सांत्वना मिली है, खास करके, और बड़ा हिम्मत मिली है। हमारे फौज के लोगों को भी और जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े लोग हैं और देश की जनता को भी। देखिए, युद्ध या ये ऐसे खतरा आप जानबूझ के नहीं लेते, वो आपके ऊपर थोपा जाता है। चीन का देखें कि हर बार जो अपना वो लाइन एग्री करता है उससे 4 कदम आगे चला जाता है। पिछले दफे भी हमने कहा कि वो कहता है कि यहां तक, आप वहां आए, कहेंगे नहीं यहां तक नहीं, वहां तक। तो ये चीन की जो है हमेशा से प्रवृत्ति रही है, शुरू से प्रवृत्ति रही है। मैंने कहा ना कि छोटी सी सभ्यता थी येलो रिवर और यांगजे रिवर के बीच में, 2/3 से अधिक वर्तमान चीन जो है उसने कब्जा करके किया हुआ है। उसमें हान चाइनीज की डोमिनेंस उसने बना रखी है पूरे अक्साई चीन में। मेरा मानना, मेरा नहीं, सारे लोगों का मानना होगा जो ठीक से इस मुद्दे को जानते हैं कि किस तरीके से छुप के 1951 से 57 में उसने एक सड़क बनाई भारत की सीमा में 111 किलोमीटर अंदर आके, और उसके बाद जो है कुछ कुछ बहाने बनाए। उसके अपने रिकॉर्ड्स में ये पूरा अक्साई चीन भारत का हिस्सा 1928 तक दिखाई देता रहा। तो देखिए, चीन की ये फितरत है, क्योंकि इस कम्युनिज्म आने के बाद भी वहां के लीडर की सोच साम्राज्यवादी सोच है, इंपीरियलिस्ट सोच है और पूरी दुनिया को उससे खतरा है। तो जो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा, बहुत ही उससे पूरे देश को आश्वस्त हुई है और मैं सोचता हूं कि अगर जोरदार जवाब मिलता है, जो भी हो इसका नतीजा, ये दुनिया को इससे छुटकारा मिलेगा। चीन की ये डिसेप्शन की जो नीति है और ये जो क्या कहा जाए कि गैर जिम्मेदाराना और क्रिमिनलाइज्ड एक्टिविटी चीन किए जा रहा है, पूरे अफ्रीका को में वो कॉलोनियल पावर बन के घुस गया है, पूरे अफ्रीका को ऑपरेस कर रहा है और हर तरीके से आतंकवादी और गलत लोगों की वो मदद करते जा रहा है, जैसे पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि छोटा सा कॉकस है जो चीन में रूल कर रहा है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, ना अपने जनता का हित दिखाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है। तो उस तानाशाही के नशे में जो है वो पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं।
तो मैं तो प्रधानमंत्री के इससे यही सोचता हूं कि पूरी दुनिया में जो भी पीस लविंग लोग हैं उनको ये पसंद आएगा, और चीन के आवाम को भी ये पसंद आना चाहिए, क्योंकि चीन में भी आम जनता को कभी कोई अधिकार नहीं दिया गया। देखिए, माओ ने 40 लाख चीन के असाधारण लोगों की हत्या कर दी। चीन के आईफोन की फैक्ट्री में कई मैनुअल वर्कर्स इतनी बदहाली है, वो बेचारे आत्महत्या करने पे मजबूर होते हैं। चीन के सैनिकों का ये हाल है कि जो लोअर लेवल पे सोल्जर्स हैं उनको ठीक से तनख्वाह नहीं दी जाती है। ये एक साम्राज्यवादी, ये में एक सम्राट का नशा है, अहंकार का नशा है, और उसके कुछ दरबारी जो है उनको वास्तविकता पता नहीं है, उनको मानवता से कुछ लेना देना नहीं है, तो उस नशे के आवेश में आके वो करना चाहते हैं। और मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री के इस बयान से भारत ही नहीं पूरे दुनिया में लोगों को आश्वासन मिला होगा। जी सर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट को साफ साफ बता दिया है कि यह जो चीनी कार्रवाई हुई है यह पूर्व नियोजित और सोची समझी कार्रवाई थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि 6 जून को जो सैन्य अधिकारियों के बीच जो बातचीत हुई थी, अगर उसी स्थिति में वापस नहीं होती, जो उस दिन जो सहमति बनी है 6 तारीख को, अगर उसी स्थिति पर वापस नहीं होता है चीन, तो भारत की जो भी कार्रवाई होगी उसका सही से जवाब दिया जाएगा, और इसका असर जो है वो द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ेगा। तो आप विदेश मंत्री के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, विदेश मंत्री जो है वो चीन को बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो भी उनका बयान होगा या जो भी उनका रवैया होगा वो सरकार का ही रवैया होगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही सधा हुआ, मजा हुआ और बहुत ही जो उपयुक्त बात जो है वो उन्होंने कही है कि ये तो चीन करते आया है और उसको लगता है कि ये सब बातें करके वो निकल के बच के चला जाएगा, उसकी आदत में वो शामिल हो चुका है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि चीन ने पिछले कई दशकों से कभी भी रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में बिहेव नहीं किया। 1962 में भी जो हुआ उस वक्त भी उसने हमें बैकस्टैब किया, 1950 में भी बैकस्टैब किया। उनको लगता है, देखिए, हम जो गलती करते हैं कि अपने ही बारे में अपने ही हिसाब से दुनिया को सोचते रहे हैं हाल तक। चीन को लगता है कि वो जन्नत के सीधे करीब है, हेवन का मैंडेट ऑफ हेवन वो समझते हैं कि उनको मिला हुआ है, पूरी दुनिया को रूल करने का वो सेंटर में है, सारी दुनिया पेरिफेरी है, और वो दिखाना चाहते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। बातें जरूर कुछ कुछ करते हैं लेकिन किसी बात को उन्होंने ठीक से नहीं किया है। पूरे अफ्रीका में चीन के खिलाफ कितनी रिसेंटमेंट है। तो देखिए, चीन को लगता है कि किसी बात को कभी कोई मानने की जरूरत नहीं है, किसी ट्रस्ट को ऑनर करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी वायदे को मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये उनका, मैंने कहा कि उनके डीएनए का हिस्सा बन चुका है। बड़ी ताकत हो चुके हैं, लेकिन बड़ी ताकत होने के बावजूद, बड़ी संपन्नता के बावजूद रवैया उनका एक इंटरनेशनल बुली का है, एक अनरिलायबल बुली की तरह उनका रवैया हो गया है। और उसी हिसाब से उन्होंने कहा है। इस संक्षेप में या इस संदर्भ में मुझे विदेश मंत्री जी का बयान बहुत ही सधा हुआ और बहुत ही मजा हुआ लगता है। सर, आपको क्या लगता है, जब ऐसी स्थिति में जब सीमा पर तनातनी काफी बढ़ गई है, तो आपको लगता है कि अब बातचीत के जरिए इस मुद्दे का समाधान हो पाएगा? देखिए, वास्तविक स्थिति क्या है, सरकार को हमसे बहुत अच्छे से मालूम है। इससे जो भी सबसे उपयुक्त तरीका होगा सरकार करेगी, कर रही होगी। मैं सोचता हूं कि आज के युद्ध में, आज के इस तनातनी के माहौल में, युद्ध हो या नहीं हो, या मिलिट्री कुछ इंगेजमेंट हो या नहीं हो, उसके साथ साथ प्रोपेगेंडा का भी, मीडिया में भी कई चीजों का असर होता है। तो हमें अपने सरकार पे भरोसा रखना चाहिए, और इस स्थिति में सारे लोगों को, पहले भी मैंने कहा, ऑपोजिशन हो, मीडिया हो, सो कॉल्ड थिंक टैंक हो, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हो, उनको अपने सरकार को हर तरीके से समर्थन करना चाहिए। इंटरनली हमें बहुत कोहेसिव होकर होना चाहिए। अगर बातचीत से सुलझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आप कमजोर होकर मांगते हैं कि हमें दे दो, तो वो नहीं सुलझने वाला है। जिस दिन चीन को पता चलेगा कि नहीं, हमें नुकसान होगा, वो होगा, आपको भी बहुत बेभाव की पड़ेगी, तब देखिए, तभी दबाव बनने के बाद ही वो सुधर सकते हैं। आप जेंटलमैन होके शराफत से बात करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन जिस दिन उनको लगेगा। सर, क्या इसी दिशा में सरकार के उस कदम को देखा जा रहा है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल को जो यह कहा गया है कि आप कोई भी इक्विपमेंट, यानी टेलीकॉम इंडस्ट्री को कहा गया, और उसमें बाद में यह भी कहा गया कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं उसमें
उनको भी कि वो चाइनीज इक्विपमेंट का इस्तेमाल कम कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। तो क्या लगता है कि यह उसी दिशा में एक कदम है? देखिए, इस स्पेसिफिक चीज के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जब ऐसे हालात हमारे हो गए हैं, सीमा पर तनाव बना हुआ है और इतना गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं और बहुत ही कायराना तरीके से, बहुत ही धोखेधड़ी के अंदाज से मारे गए हैं, तो इसमें कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी परचेज चीन से, ये उसकी कोई लॉजिक बनती ही नहीं है। जी। तो ये तो बहुत ही लॉजिकल है, ये तो छोटी बात है मैं कहूंगा। लेकिन इसके बावजूद मैं पूछ रहा था कि अगर आर्थिक रूप से अगर कमजोर करने के दिशा में अगर भारत सरकार ये काम करे कि चूंकि चाइनीज जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत भारी मात्रा में भारत में इस्तेमाल होता है, तो अगर हम आर्थिक रूप से कमजोर करते हैं तो क्या इसका असर चाइना को पर नहीं पड़ेगा? देखिए, चाइना का जो ट्रेड का हमारे साथ जो ट्रेड है वो बहुत छोटा हिस्सा है, हालांकि हमारे लिए इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो चाइना का टोटल ट्रेड है उसका हम बहुत ज़्यादा अकाउंट नहीं करते। देखिए, इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा कि वो हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमारे लिए इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 25 और तरीके हैं। देखिए, चाइना के खिलाफ बहुत रिसेंटमेंट है। चाइना के इस हरकत की जो बात हो रही है, दुनिया भर के कुछ एक्सपर्ट से मेरी बात होते रहती है, तो सभी का ये मानना है कि चाइना हर कुछ सालों के बाद जो है अपने तानाशाही प्रशासन की वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चला जाता है, अपनी ही हत्या खुद चाइना करता है। किसी को क्यों? क्योंकि तानाशाहों के आसपास चाटुकार बैठे रहते हैं और चाटुकार ही बढ़ा चढ़ा के बातें कहते हैं और उनको सही फीडबैक मिलता नहीं है। तो वो हर कुछ साल में, चाइना की पूरी हिस्ट्री अगर हम देखें 2500 साल की, तो वो कुछ अच्छी चीजें करते हैं, एक लेवल पे जाते हैं, फिर अपने आप को डिके करते हैं और तबाह कर लेते हैं। तो ये जो है सी जिनपिंग ने क्या किया कि भारत के साथ नहीं, दुनिया के सारे देशों को वो बुली किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आदत ही है बुली करने की। चाइना में जो भी कोई उनके खिलाफ बोलता है उसको वो उसकी हत्या करवा देते हैं, इनडायरेक्ट मर्डर करवा देते हैं, वो डिसअपियर हो जाता है। तो उनको लगता है कि दुनिया में यही बिहेवियर का तरीका है, जो भी आपके पास आए उनको डराइए, धमकाइए, उनके ऊपर आक्रमण कर दीजिए, कुछ छीन लीजिए। देखिए, आज की दुनिया बदल चुकी है और इस दुनिया में इस रवैये से वो नहीं चल सकते हैं। इनके खिलाफ बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट है। जापान के लोग बहुत दुखी हैं, पूरे आसियान में कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ जो बिजनेस वाले लोग हैं वो बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई एक सेक्शन में बहुत रिसेंटमेंट है। मैं सोचता हूं कि जो आप कह रहे हैं उनमें एक छोटी सी कड़ी होगी, बहुत और सारे ऑप्शन होंगे भारत के पास जो करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आपको कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन आप हमें मजबूर मत कीजिए, आप ये मत कीजिए। लेकिन अगर वो करते हैं और उनको लगता है कि चलिए हमारी अर्थव्यवस्था इतनी है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इसका हमें जो खामियाजा हो उनको भी जोरदार खामियाजा होगा। तो मुझे तो ये बातें उसी तरीके से जाती हुई नजर आती हैं। सर, ऐसी स्थिति में भारत को कितना और तैयार होने की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है पूरे, चाहे वो सीमा पर हो या अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है, इसको देखा जाए तो और कितना तैयार हो भारत, जिससे कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती भी है तो उससे उसका सही से मुकाबला किया जा सके। देखिए, जो मिलिट्री और दूसरी चीज़ें हैं उस पे मैं कहूँगा कि हमें अपने सरकार पे भरोसा रखना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को, सारे संस्थाओं को उस पे भरोसा रखना चाहिए। हम किसी भी बात से सहमत हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में सभी लोगों को, बाहर से कोई भी घटना आए, कुछ भी बात हो, तो हमें बाहर से सारे लोगों को एक साथ एकजुट होकर रहने की जरूरत है, मैं यही कहूँगा, और अपने सरकार पे भरोसा करने की जरूरत है। देखिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज में, मिलिट्री इश्यूज में बहुत सी चीजें गुप्त होती हैं, जनता के जानकारी में नहीं आती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब लोग कहते नहीं आप ये बताइए, आप वो बताइए, फिलहाल आप कुछ मत बताइए। बहुत ही अच्छा लगा कल ये जानने के बाद कि ऑपोजिशन को भी ब्रीफ करने के लिए सरकार ने कुछ ये बनाया है, कुछ तरीका बनाया है। हाँ, परसों हम लोगों ने भी कहा था, हाँ परसों तरसों हम लोगों ने भी कहा कि नहीं, ऐसे में सारे लोगों को एक साथ रहना चाहिए। तो देखिए, ये जो मैकेनिज्म है उसमें एक देश के रूप में हम सभी लोगों को कोहेसिव रहने की जरूरत है। पहली बात मैं कहूंगा, जहां जिससे जो इनिशिएटिव हो सकता है, जो ठीक हो सकता है, जो लीडरशिप लेवल में लोग हैं वो कर रहे हैं, और जो मिलिट्री और दूसरी स्ट्रेटजीज की का सवाल है वो जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार पे छोड़ देनी चाहिए। और कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात, कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और जो आपने सामानों के बहिष्कार करने का कहा है, वो तो हर एक नागरिक को हर हालत में करनी चाहिए। इसमें कोई लॉजिक, कोई किंतु परंतु बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मैं यही कहूंगा। और जो चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आने के लायक है उन्हें नहीं आने देना चाहिए।
ये जो है कोई भी इंफॉर्मेशन, देखिए आज के किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा हिस्सा है और चाइना हर तरीके से वो हिस्से को बनाए हुए है। लॉन्ग टर्म में देखिए कुछ और बातें हैं, ये समय लॉन्ग टर्म की बात करने का नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो बातें होंगी हम लोग इस संकट से निकलने के बाद लॉन्ग टर्म की बातें करेंगे। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जितेंद्र जी का ये कहना है थैंक यू सो मच। ऐसी स्थिति में जब देश सीमा पर एक तरह से जंग की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में पूरे देश को एकजुट रहने की जरूरत है, तभी हम किसी भी चीज से मुकाबला कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।